Hi, how are you all? So let me start with this problem. इसमें चार ऑप्शन है तो चारों में से कोई भी हो सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है ये प्रॉब्लम ही मैंने क्यों चुनी। एंड सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ़ यू लव द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम तो कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, ताकि ये आपको भी फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को फ़ायदा हो और मुझे भी एनर्जी मिले काम करने के लिए। तो शुरू करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में आ जाते हैं। पूरा सॉल्यूशन सुनना, इस तरह की आपकी सारी प्रॉब्लम बन जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम मतलब जैसे कि ये रॉड ऐसे है, ये ऐसे बांधी हुई है, इसको कट कर दिया जस्ट आफ्टर रिलीज्ड, एक्सेलरेशन पूछ लिया, हिंज का फोर्स पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है वो। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम आपकी बन जाएगी। इसी में ही मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये क्या है, रोड इतना एंगल बना रही है, समझो पहले। ये रोड इतना एंगल बना रही है। ए ऑप्शन पढ़ो, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोड जस्ट आफ्टर द रिलीज। जस्ट आफ्टर द रिलीज उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। बी ऑप्शन पढ़ो, द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू हिंज। हिंज की नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, कितना नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ये जो रॉड है कितना फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, आफ्टर द रिलीज। तो पहले दो पोर्शन देखते हैं, फिर अगले वाले पोर्शनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले पहले पोर्शन की बात करते हैं, जस्ट आफ्टर द रिलीज। यानी कि मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ, बच्चे सेपरेट सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे बना लेता हूँ मैं कि ये हिंज है बच्चे, ऐसे है, ये रॉड अपनी ऐसे थी, ठीक है। अब रॉड का ये मास, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा, यानी कि आपका एम जी कहाँ लग रहा होगा, ऐसे। मानते हो नहीं मानते हो? ये आपका एम जी होगा, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो एम जी ऐसे लग रहा होगा। अब आप ये बताओ मुझे, ऐसे बना लो थोड़ा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको गिवन है थीटा, गिवन है नहीं है। अब आप मुझे बताओ ये कितनी बनी, एल है तो ये कितना हो गया, एल बाई टू। तो ये कितना बना, एल बाई टू साइन थीटा। क्योंकि मुझे अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना पड़ेगा ना, टॉर्क अबाउट पॉइंट हो। तो टॉर्क हो गया तुम्हारा, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अबाउट ओ इंटू अल्फा। अब ये क्या हो गया जी, टॉर्क क्या हो गया, एम जी एल बाई टू साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू आई, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है इंटू अल्फा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात में। तो ये थोड़ा सा कट करो बस, तो ये कितना हो जाएगा जी, थ्री एम जी, ये भी काट दो चलो, थ्री जी बाई टू इंटू एल इंटू साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3√3 g डिवाइड बाई 4l। आई होप आपको कोई, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है, मैंने निकाल लिया। अब बात करते हैं किसकी, ए तो हो गया मेरा, ए निकाल लिया मैंने। अब बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बी की। बी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन पहले आप समझो, यहाँ गड़बड़ होती है बच्चों से बहुत ज़्यादा। तो बच्चे ये ऐसे है, मानोगे? फिर एम जी कहाँ लग रहा है बच्चे, एम जी लग रहा है ऐसे, मानोगे? आप कहोगे हाँ सर, मान गए। क्लियर है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, चीज़ें मानने के, करने के फिजिक्स के अंदर दो तरीके होते हैं। आप कोई सा भी यूज़ कर लो, आंसर सेम आएगा, लेकिन अपन ईजीएस्ट अप्रोच लेते हैं। अब मुझे नहीं पता इसकी, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी, तो मैं एन एक्स और ये मान लेता हूँ मैं, ये मैंने मान लिया एन वाई, ये मैंने मान लिया। मुझे नहीं पता तो एन एक्स एन वाई मैंने मान लिया। अब ऐसा ही क्यों माना उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक बार आप ये देख लो बस, ये थीटा हो गया, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना बना भाई, ये अगर कितना है 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा, इसको अगर 180 में से घटाओगे तो क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा, नहीं बनेगा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब इस पॉइंट पे जस्ट आफ्टर द रिलीज मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखूं, समझ रहे हैं आप? अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखूं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, एफ एक्सटर्नल, एक्सटेंडेड बॉडी है ना, ए सी एम,
समझ रहे हो? इसलिए सेंटर ऑफ मास का भाई एक्सेलरेशन तो लिखना पड़ेगा ना। और वो कैसे लिखूंगा, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी कि ये अगर ए टी इधर है, ए टी विल बी इक्वल टू, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आर अल्फा, आर की जगह क्या आ जाएगा, एल बाई टू इंटू अल्फा। आई होप कि इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझो मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब मेन बात पे आ जाते हैं। देखो ये एम जी है, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है भाई, ये है इस रोड के ऊपर, और एक ये एम जी है। तो अगर आप एम जी के कंपोनेंट करो, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने ये एम जी साइन थीटा, ये तो मैं एन एन वाई इधर मान लेता हूँ। तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आराम से न्यूटन का सेकंड लॉ लिख सकता हूँ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम। और इधर भी लिख सकता हूँ। अब कई बच्चे क्या करें, सर मैं तो ये मान लेता हूँ एन वाई एन एक्स, मान ले, दिक्कत कुछ भी नहीं है मानने में, दिक्कत कुछ भी नहीं है मानने में। फिर तेरे को अगर एन वाई ले रहा है तो एन वाई ये तो आ जाएगा एम जी इधर, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन का तुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ही आ जाएगा, तो एन एक्स इज इक्वल टू एम ए टी, ये आ जाएगा, ठीक है। और एन वाई कैसे आ जाएगा, ये तू लिख देगा, एम जी माइनस एन वाई विल बी इक्वल टू एम ए टी, ये वाला कंपोनेंट भाई, इसका इधर वाला कौन, फिर तुझे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे भाई। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, तो तभी लिखोगे ना, एक्सटर्नल फोर्स एम इंटू ए सी एम। अब आपने अगर ऐसे लिख लिया था वो, तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अभी क्या किया, इसके लिए मैंने टेंशन ही नहीं ली, मैंने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उधर ही कंपोनेंट करने की कोशिश करी, तो इसलिए मैंने एन वाई इधर मान लिया, एन एक्स इधर मान लिया। बात तो सेम ही पड़ेगी ना। तो ये बातें बड़ी समझने वाली बात है, तो जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चे ये क्या हो गया आपका, एम जी कॉस थीटा। अब देखो आपका गलत ही नहीं होगा कुछ भी, एम जी साइन थीटा। अब मुझे एक्सेलरेशन का कोई ध्यान ही नहीं रखना है, यानी कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, न्यूटन का सेकेंड लॉ एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। तो आप क्या लगाते हो, एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू एम ए सी एम, यही तो है। ए सी एम तुम्हारा ये सेंटर ऑफ मास ही तो है, इसका एक्सेलरेशन आपको पता ही है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम जी साइन थीटा। ये जो रॉड है, मैं रॉड की बात कर रहा हूँ, रॉड पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, और इज इक्वल टू एम ए सी एम, यानी कि एम जी साइन थीटा माइनस एन वाई, यही तो लग रहे हैं इस पर, फोर्स इज इक्वल टू एम ए सी एम, यानी कि एम ए सी एम क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल बाई टू इंटू एल्फा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब आगे करो, आगे क्या आ गया आपका, एन एक्स, एन एक्स जी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम, इधर तो कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है तो जीरो। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा सॉल्व करो। एन एम जी साइन थीटा यानी कि साइन 60 माइनस एम एल बाई टू इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√3 जी बाई 4 एल, 3√3 जी बाई 4 एल, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू एन वाई। सो योर एन वाई विल बी इक्वल्स टू √3 mg/2, ठीक है, माइनस 3√3 mg/8l। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, एल से एल काट दो ना यहाँ पे, तो ये एल नहीं आएगा इधर, तो 8 हो गया, यानी कि 4, यानी कि √3 mg/ny। और यहाँ से मैं एन एक्स ईजिली निकाल सकता हूँ, एन एक्स विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस 60 यानी कि mg/2। अब मुझे तो मैग्नीट्यूड बताना है ना, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो n क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एन एक्स एन वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर। सो n विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट mg/2 का स्क्वायर प्लस √3 mg/8 का स्क्वायर। n will be equals to mg अंडर रूट 1/4 प्लस 3/64, यानी कि n will be equals to mg 64/19 implies that n will be equals to mg into √19/8। आंसर देखो जी, क्या आंसर है, बिल्कुल सही है। सो बी ऑप्शन विल बी द
करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब सी ऑप्शन पे चलते हैं बच्चे। सी ऑप्शन क्या है तुम्हारा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड एट द इंस्टेंट इट बिकम्स वर्टिकल। अब थोड़ा सा इसको समझाता हूं मैं अच्छे से, तब आपको और मजा आएगा। देखो, ये रॉड है। सवाल क्या है आपका? सी ऑप्शन पे आ गए अपन। ये रॉड है आपकी ऐसे, कभी रोड ऐसे होगी, कभी रोड ऐसे होगी, कभी वो कहीं से छोड़ देगा, कभी कहीं से छोड़ देगा। तो उसमें हमें एक ही चीज़ करनी है। अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ बस, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। जैसे ये आपको दे दिया, फिलहाल ऐसे है, ये थीटा है, और थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपको गिवन है। अब वो क्या कह रहा है कि रोड आपकी जो पोजीशन ले ली रोड ने, वो कुछ ये वाली पोजीशन ले ली रोड ने, ठीक है। और पहले रोड की पोजीशन ये थी। मानते हो आप नहीं मानते हो? पहले रोड की पोजीशन तुम्हारी ये थी, अब रोड ने तुम्हारी, अरे भाई क्यों, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा तुम्हारे। रोड की पोजीशन ये होगी। अब यहां से यहां तक पहले मैं चीजें समझा रहा हूं आपको। देखो हो क्या रहा है। और एक चीज और आ सकती है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होगी वो बताओ। ऐसे पूछ सकता है वो। देखो एक सवाल तो ये हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड ऐसा, या मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए वो पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो पहले आप समझो बात को। ये क्या लग रहा है बच्चे? एम जी। आप कहोगे हाँ सर। एम जी इसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? टॉर्क। टॉर्क किस डायरेक्शन में? ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा अल्फा, ठीक है। अब आप खुद देखो, जब तक वो इस पोजीशन पे नहीं आ जाता, पहले मैं समझा रहा हूं, जब वो इस पोजीशन पे आ जाएगा तो एम जी कहाँ लग रहा होगा? ये, यानी कि एम जी किससे पास हो रहा होगा? इससे। यानी कि इस पोजीशन पे टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और जैसे ही रोड अब आपकी यहां चली जाएगी, जैसे ही इस पोजीशन को क्रॉस करेगी, तो एम जी कहाँ लग रहा है? ऐसे, ठीक है। तो आर क्रॉस अब जब आप करोगे तो अब अल्फा की डायरेक्शन क्या आएगी? ये, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये। तो जब रॉड, समझ रहे हो आप? मतलब ये एम जी इसको रोकने की टॉर्क जो देगा वो इस डायरेक्शन में सेंस बन रही है ना। अब आप खुद सोचो, रॉड ऐसे घूम रही है, एम जी यहाँ इधर की तरफ लग रहा है, तो ये एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा? इसको जो ये अल्फा है ये रोकने की, रिटार्ड कर रहा होगा ना। यानी कि जब आप रॉड यहां से छोड़ते हो या यहां से छोड़ते हो, कहीं से भी छोड़ते हो, तो यहां से यहां तक ये वो पॉइंट होता है जहां तक रॉड एक्सेलरेट करेगी, जब वो वर्टिकल हो जाएगी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो आप कभी भी याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का, जब आपने ऐसे हिंज पे बांध के, जैसे मान लो आपने लेट्स सपोज ये रिंग, ऐसे ये रिंग है, ये छोड़ दिया आपने, ऐसे कर रखी है, और आपने मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो ये रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ होता है 2r/पाई। समझ रहे हैं? तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास जब इस नीचे पॉइंट से पास हो जाएगा तो वो पोजीशन होगी जब ओमेगा मैक्सिमम की पोजीशन होगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप हर चीज इजीली निकाल सकते हैं, ये मैंने समझा दिया। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, अब वर्टिकल पोजीशन के लिए हमने सवाल सॉल्व करना था, तो वर्टिकल के लिए अब हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल के लिए क्या है जी? देखो ये क्या है बच्चे? थीटा कितना? 60 डिग्री है। क्लियर है जी। अब ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा था L/2 साइन थीटा, ये बाई था L/2 कोस थीटा, यानी कि ये कितना है? L/4। समझ रहे हैं आप? ये आपका था L/2 ना, तो ये L/4। जब ये वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल हो गया तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुंच जाएगा? ये L/2 पे। मानते हो आप नहीं मानते हो? भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी ना आपको एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। तो सेंटर ऑफ मास देख लो कितना नीचे गया। तो अगर आप देख रहे हो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया, पहले यहाँ था तो इतना नीचे गया, यानी कि L/4। यानी कि L/4 पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। भाई आप देखो ना, बॉल जब नीचे की तरफ आती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है? डिक्रीज। सीओएम ही लगा रहा हूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होती है? इंक्रीज। तो मैं सीधा इसमें कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ऐसे कर दूंगा। देखो अब एम जी इंटू L/4 इतनी डिक्रीज हुई, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सारे वो किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी कि एम जी इंटू L/4 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ml² बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर।
m से m काटो, ठीक है, एक l से एक l गया, यानी कि 2 ये गया, यानी कि 3g/2l का अंडर रूट ओमेगा। देखो जी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द हिंज। अब नॉर्मल रिएक्शन जब वो वर्टिकल हो जाता है, करो जी डी पार्ट। अब आपको समझ में आएगा। अब नॉर्मल ऐसे हो गया, समझो अब, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे दिमाग में जो बातें हैं, मैंने तो सेंटर ऑफ मास जो है भाई, मैं क्या लगाने वाला हूँ, आप बस ये ध्यान रखो, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए MACM, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा तुम्हारा भाई? जब वो छोड़ दिया आपने तो रोटेट कर रहा होगा ना। इस पॉइंट पे कैसे ओमेगा होगी इसकी, ओमेगा नोट जो आपने ये निकाली है, ये ओमेगा नोट, ये जो निकाली है, इसका मतलब ओमेगा है। अब दूसरी बात टॉर्क देखो, यहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या पता एंगुलर एक्सेलरेशन हो, टेंजेंशियल हो। भाई अगर रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल, तो एक्सेलरेशन होगा। ये तो आप समझ गए हो। दूसरी बात, अब ये देख लो यहाँ पे 80 है या नहीं है। 80 तो तब होगा ना जब टॉर्क लग रहा हो। अब इसीलिए अब वो सवाल इंपॉर्टेंट पास हो रहा है, तो टॉर्क क्या है? जीरो। अगर टॉर्क जीरो है तो 80 क्या होगा? जीरो। तो यानी कि अगर मैं ये मान भी लूँ कि ये NY है और इधर NX है, तो NX कितना होगा? जीरो। भाई ये जीरो है ना, तो इधर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक्सटेंडेड बॉडी एक्स डायरेक्शन में तो NX जीरो। NY के लिए क्या लिखोगे आप? MG कहाँ है? नीचे बच्चे। तो ये क्या लिखोगे आप? NY माइनस MG। अब कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं? MG-N। कुछ तेजस्वी ऐसे होते हैं MG-NY लिख देते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं लिखना होता, समझ रहे हैं आप ये देखो ना, F आप लगा रहे हो, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। तो एक्सटर्नल किधर भैया? ये देखो ना, जब एक्सेलरेशन इधर है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा ना, एक्सटेंडेड बॉडी, तो इसलिए इसको घटा रहा हूँ मैं। NY-MG विल बी इक्वल्स टू ACM यानी कि ओमेगा स्क्वायर R, यानी कि M इंटू ओमेगा कितना हो गया जी? 3g बच्चे 2l इंटू R कितना है बच्चे? L/2 कट गया, यानी कि 3mg/4, यानी कि NY-MG। सो NY विल बी इक्वल्स टू mg प्लस 3mg/4, यानी कि NY विल बी इक्वल्स टू 7mg/4। यानी कि ये तो एक ही कंपोनेंट है, तो ये n की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि n विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट NX का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर। NX तो जीरो है, तो NY की वैल्यू आपके सामने है। तो इस तरीके से, इस तरह की अब आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आपको मज़ा आया हो।